चालू करें? ये क्वेश्चन हो चुका था क्या? ये क्वेश्चन हो चुका था क्या? अब सीरियस हो जाओ फटाफट से। हो गया था? ये क्वेश्चन हो चुका था क्या? ये क्वेश्चन हो चुका था क्या? नहीं हुआ ना? सॉल्व करो ये। सॉल्व करो। दोबारा समझा देता हूँ, मेरी बात सुनो जी। एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दो, तो मैं दोबारा रिवीजन भी करवा देता हूँ। हमने क्या किया था? लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। इसी क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया था। लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर अपने को क्या गिवन होता है? दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अमाउंट गिवन होते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होता है? हमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होता है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। स्टाइकोमेट्री में हम जैसे पहले किया करते थे, अब हम सब्सटेंसेस उस सब्सटेंस के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट हो। बस इतना सिंपल सा पार्ट है। तो मतलब कुल मिला के कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो सबसे पहले ये ढूंढो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन। लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग रेशियो। जिस सब्सटेंस के लिए लिमिटिंग रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू कम आती है, वही सब्सटेंस हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास में, स्टार्ट करो, सॉल्व करो फटाफट। सिमिलर क्वेश्चंस करवाए थे क्या मैंने इससे? फोर्टीन आंसर आना चाहिए। कैसे आया 14 देख लेते हैं। रिएक्शन आपके सामने है। 2SO2 प्लस O2 ये बना रहा है 2SO3। ऑक्सीजन के 10 मोल बचे हुए हैं, इसका मतलब एक्सेस रिएजेंट जो है वो ऑक्सीजन है। और लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कौन है? SO2। जो जल्दी खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है। एक्सेस रिएजेंट के लिए एक रिलेशन अपन ध्यान रख सकते हैं। क्या रिलेशन ध्यान रख सकते हैं? कि इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू रिएक्टेड प्लस अनरिएक्टेड। रिएक्टेड प्लस अनरिएक्टेड। तो इनिशियल आपसे पूछा है ऑक्सीजन के लिए, इसमें से रिएक्टेड हमें नहीं पता, पर अनरिएक्टेड क्वेश्चन में गिवन है 10 मोल।
रिएक्टेड यानी कि कितना रिएक्ट हुआ, ये पूरा तो आपको पता ही है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा। तो मतलब अब कंपेयर करते हैं दो SO2 से एक ऑक्सीजन, इसका मतलब एक से हाफ। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि 8 मोल SO2 से 4 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। इसका मतलब अब अगर इनिशियल हम कैलकुलेट करें तो रिएक्टेड कितना 4 मोल, अनरिएक्टेड कितना 8 मोल, नहीं 10 मोल है ना, 10 मोल यानी कितना हो गया 14 मोल। ये क्वेश्चन हो चुका क्या? सॉल्व करो। चेंज कर रखी है ना भाई, ये क्वेश्चन आ तो गया आपके सामने, इन अ रिएक्शन 2A + 3B शो नहीं हो रहा क्या?
भाई कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज कहाँ से आएगी आप लोगों को? आंसर लिख रहा हूँ मैं केवल। कंपेयर करो कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, कौन सा गलत आ रहा है। फर्स्ट का आंसर आना चाहिए बी। सेकंड का आंसर आना चाहिए 20/3। चलो समझा देता हूँ। लिमिटिंग रीएजेंट पता करना था फर्स्ट वाले में, तो लिमिटिंग रीएजेंट लिमिटिंग रेशियो कैलकुलेट करके अपन बताते हैं। लिमिटिंग रेशियो बताते हैं अपन अमाउंट बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो जब ए के लिए कैलकुलेट किया तो अमाउंट वाज 3, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाज 2 एंड द लिमिटिंग रेशियो वाज कमिंग आउट टू बी 1.5। सिमिलरली फॉर बी इट वाज कमिंग आउट टू बी 1.33। जिसकी लिमिटिंग रेशियो की वैल्यू कम होती है वो लिमिटिंग रीएजेंट होता है। तो बी के लिए लिमिटिंग रेशियो की वैल्यू कम आ गई, इसका मतलब लिमिटिंग रीएजेंट कौन हो गया? बी। मैंने फर्स्ट वाले में आंसर लिखा हुआ है बी। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी की स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से अपन बाकियों के आंसर कैलकुलेट करते हैं, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके फाइनल अमाउंट हमेशा 0 होती है। सेकंड वाले पर आपसे पूछा हुआ है कि सी के कितने मोल बनेंगे, तो जैसा मैं अभी बोला कि बाकियों के अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से ही आएंगे, तो मैंने 3b से 5c जैसा पहले किया करते थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया, एंड द आंसर वाज कमिंग आउट टू बी 20/3। इसी तरीके से जब हमने डी के लिए कैलकुलेट किया और बी से कंपेयर करने पर ही आएगा ऑब्वियसली, तो आपके पास डी के मोल्स आ गए हैं 8 मोल्स। सबसे इजी के इसके अंदर जो था वो था फोर्थ। सबसे इजी कैसे था? क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तो हमेशा फाइनली 0 ही होगा। फाइनल अमाउंट 0 होगा या फिर कंज्यूम्ड अमाउंट कितना होगा जितना स्टार्टिंग में हमने लिया। स्टार्टिंग में 4 मोल लिए थे, तो 4 मोल लिए थे तो हमने कंज्यूम्ड अमाउंट जैसा क्वेश्चन में पूछा था वो कितना हो गया? 4 मोल। सिद्धांत पूछ रहा है सर मोल्स क्या फ्रैक्शन में हो सकते हैं? बिल्कुल बेटा हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिफ्थ पार्ट, कई बच्चों को बचे हुए मोल कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। बचे हुए मोल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक फिक्स तरीका आप ध्यान रखो हमेशा। बचे हुए मोल कैसे कैलकुलेट करो? पहली बात तो देखो, आप आपके पास रिएक्शन जो था वो था, इसको चलो अलग से दोबारा मैं लिख रहा हूं। ये था आपके पास 2a प्लस 3b, ये क्या बनाया? 5c प्लस 6d। एक्सेस रिएजेंट के अंदर है ना, इनिशियल अमाउंट चाहे कितना भी हो, एक्सेस रिएजेंट में रिएक्ट होने वाला अमाउंट हमेशा फिक्स होता है। और वो कैसे फिक्स होता है वो डिपेंड करता है जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके ऊपर। एक्सेस रिएजेंट में हमेशा आप एक काम किया करो, हमेशा आपको a माइनस एक्स लिखना है। अब यहाँ पर a क्या और x क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। a मतलब जितना अमाउंट उसका दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये गिवन है 3, तो मैं लिखूंगा 3 माइनस एक्स। तो मतलब a क्या होगा? a वो अमाउंट है जो क्वेश्चन में एक्सेस रिएजेंट के लिए गिवन हो। अब बात आती है सर फिर x कैसे आएगा? तो x बेटा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करने से आएगा। कैसे आएगा? अब देख लो, देख लो 3b से 2a है, तो 1b से मतलब जैसे बाकियों के लिए कर रहे थे बिल्कुल वैसे करने पर आपके पास x आएगा। अब देखो आपके पास कितने बी थे? 4b थे, तो 4b के लिए आपके पास कितना हो जाएगा? 4b के लिए आप बोल सकते हो, 4b के लिए चलो इसको अगर दोबारा से मैं लिखूं तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, सॉरी फिफ्थ पार्ट है ना ये, मैं बोल सकता हूं कि 3b के लिए 2a रिलेटेड है, 1b के लिए 2/3a रिलेटेड होगा, 4b के लिए यानी कि 4 मोल b के लिए 2/3 इंटू 4 यानी कि 8/3 मोल्स आपके पास a के हैं। ये क्या आया? ये वो अमाउंट आया जो रिएक्ट होगा, ये वो अमाउंट होगा जो रिएक्ट होगा। यहाँ पर x क्या है? अगर मैं a माइनस एक्स लिख रहा हूं तो x क्या है? यहाँ पर x रिएक्टेड अमाउंट ही है यहाँ पर। तो कैलकुलेट करके देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास रिलेशन आएगा, मोल्स ऑफ a जो बचे हुए हैं वो कितने हैं? 3 माइनस एक्स, यानी कि 3 माइनस 8/3, और कैलकुलेट कर लेना 1/3 आएगा, यानी कि 0.33। दोबारा से बता देता हूं, दोबारा से बता देता हूं, दोबारा से बता देता हूं।
लास्ट पार्ट में दिक्कत है, दोबारा से बता देता हूं। जो एक्सिस रिएजेंट होता है उसके लिए हमेशा एक रिलेशन ध्यान रखना, ए माइनस एक्स, जहां पर जो एक्स होगा वो जैसा पहले के लिए करते थे दूसरे सब्सटेंस के लिए करते थे, बिल्कुल वैसे ही आपको कैलकुलेट करना। यानी कैसे किया मैंने, बी को ए से रिलेट किया, 3 बी से 2 ए, तो ऐसे 4 मोल बी के लिए कितना है, बस वही एक्स है, और एक्स को आपने पुट कर दिया तो आपके पास बचा हुआ अमाउंट आ गया। हमेशा ऐसे करोगे आप, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाया गया मैंने, इफ 8 ml ऑफ अनकम्बाइंड ऑक्सीजन रिमेन। बेटा अमृतन कुछ भी गलत नहीं है, सब सही। भाई तुमसे इसलिए पूछता हूँ मैं बार बार, क्योंकि एक जगह से नहीं पढ़ा था, 4-5 कॉपियां रखी होती हैं, सब जगह से अलग अलग क्वेश्चंस लेके फिर मैं फाइनल कंक्लूजन तुम्हें देता हूँ। ये क्वेश्चन करवाया, 10 लीटर ऑक्सीजन इज रिमेनिंग अनरिएक्टेड, 10 लीटर ऑक्सीजन इज रिमेनिंग अनरिएक्टेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखिए आप। 10 लीटर ऑक्सीजन इज रिमेनिंग अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन with 4 लीटर of hydrogen gas to produce H2O. Determine initial volume of oxygen. रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। अगर सिर्फ इतना सा डाटा गिवन हो ना, तो वाटर फॉर्मेशन वाली रिएक्शन ही आपको लिखनी है। कर्तव्य, बेटा वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
काफी बच्चों के आंसर आ गए, चलो बताता हूँ। जैसा क्वेश्चन के लैंग्वेज से मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा है कि जो बचा हुआ है वो एक्सेस होता है। ऑक्सीजन बचा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस रिएजेंट। अगर ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मुझसे पूछे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जब भी इनिशियल वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसा अपन ने सॉल्व किया था, आपको रिएक्टेड अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है, या जैसा मैं आपको बताया था कि a माइनस एक्स इस फॉर्म में कैलकुलेट किया करो, जहां पर a कौन सी है, जो वैल्यू इनिशियल थी। हमें इनिशियल पता ही नहीं है, वही हमसे पूछी हुई है क्वेश्चन में। x की वैल्यू कितनी होगी वो देखते हैं अपन। एक हाइड्रोजन से हाफ ऑक्सीजन रिलेटेड है, तो बताओ 4 लीटर हाइड्रोजन से कितना लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, 2 लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब यही जो है वो x है आपके पास में। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं कि 10 लीटर ऑक्सीजन इज रिमेनिंग अनरिएक्टेड, 10 लीटर ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो देखो रिलेशन जैसा मैं आपको लिखवाया वो लिखो, रिएक्टेड कितना 2 लीटर और अनरिएक्टेड कितना 10 लीटर, मतलब टोटल कितना हो गया 12 लीटर। तो आंसर होना चाहिए 12 लीटर। तो रिएक्टेड हमेशा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से सॉल्व करने पर ही आपको मिलेगा, बाकी तो पूरा रिलेशन सिमिलर। एक और क्वेश्चन में दूंगा आपको सिमिलर, फिर से आप ट्राई करना। एक और क्वेश्चन दूं। आदि बेटा लिख सकते हो, आप वैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 8 ml of uncombined oxygen remain after exploding oxygen with 4 ml of hydrogen, then calculate the initial volume of oxygen। रिएक्शन अभी भी सेम ही होगी, क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो H2O फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है। आरओ का डाउट है सर, लीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी है क्या? बेटा कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शंस के बेसिस पर अपन कन्वर्जन करेंगे। ऑप्शंस अगर लीटर में होंगे तो ही कन्वर्ट करेंगे, वरना एमएल में ही रहने देंगे। तो वापस से अपन इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम रिएक्शन अपन लिखते हैं। H2 प्लस हाफ O2, ये क्या बनाएगा H2O। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, हमसे पूछा इनिशियल वॉल्यूम, तो पहले रिएक्टेड वॉल्यूम अपन कैलकुलेट करते हैं। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 4 ml हाइड्रोजन होगा तो 2 ml ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ये रिएक्टेड होगा। तो इनिशियल कैसे आएगा, जैसा अपने को पता है कि रिएक्टेड प्लस अनरिएक्टेड मतलब 2 प्लस अनरिएक्टेड यानी कि 8, ये कितना हो गया 10 ml।
तो ये आंसर आना चाहिए, 10 ml शुड बी द आंसर। ये आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब नया अपन लॉ स्टार्ट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कई बच्चों को लग रहा था सर बहुत टाइम से क्वेश्चन ही कर रहे हैं, कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करो। बेटा इस चैप्टर में सारे जो मेन मेन टॉपिक्स थे, इस चैप्टर के जो मेन मेन टॉपिक्स थे लगभग वो हो चुके हैं, और एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसको अपन बोल रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर अपन 5 तरह के लॉ डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से एक लॉ जो है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे ये इस चैप्टर के बेसिस पर ये लास्ट टॉपिक है, मगर मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा। टाइप किए जा रहे हैं कुछ बच्चे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। वैसे तो इस चैप्टर के बेसिस पर ये लास्ट टॉपिक है, मगर मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा जिसको अपन बोलेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब जैसे किसी भी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए जो टर्म्स यूज होती हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आगे जाके यूज हो सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर के अंदर उसका कहीं भी काम नहीं था, मगर वो टर्म्स और मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बेसिस पर। फिर अपन अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो उन चीजों को पढ़ने के पहले अपन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, या इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की सबसे बेस्ट चीज ये है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, थ्योरेटिकल है। कभी क्वेश्चन आएगा भी ना तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि एक एग्जांपल दिया और पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। आपको इन पूरे लॉस के अंदर क्या ध्यान रखना है, आपको इस पूरे लॉ के अंदर ये ध्यान रखना है कि कौन सा लॉ क्या चीज समझाना चाहता है, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, जो कि आप पहले से थोड़ा बहुत फील ले चुके हो, या पहले से आपको थोड़ा बहुत पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इसको बहुत अच्छे से आप समझते हो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहली बात तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, दिस लॉ दिस लॉ was given that by the scientist Lavoisier, and it was experimentally tested by the scientist Landolt. It was experimentally tested by the scientist Landolt. दोबारा लिख देता हूं, Landolt, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करने का मतलब क्या है कि किसने क्रॉस चेक करके बताया, या किसने ये कंफर्म किया कि हाँ भाई ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट सच में सही है या गलत है, ये किसने बताया? लैंडोल्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करके बताया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि आप चाहे फिजिकल चेंज की बात करो, चाहे आप केमिकल चेंज की बात करो, द टोटल मास विल रिमेन कंजर्व। मतलब पूरी यूनिवर्स के अंदर अगर मान लो कि आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने की कोशिश की है, या अगर आप कोई किसी फिजिकल चेंज की आप बात कर रहे हो, तो कुछ भी चेंज हो, द मास विल रिमेन कंजर्व्ड, नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट रहेंगे। एग्जांपल के लिए ये कंटेनर है और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसमें मैंने लिया आइस। अब क्योंकि मैटर है तो उसके कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मैंने क्या किया, अब इसमें हीट सप्लाई किया, और जैसे ही मैंने हीट सप्लाई किया अब इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड हो चुका है, यानी कि अब ये किसको कन्वर्ट हो चुका है? वाटर। अभी भी उसी कंटेनर के अंदर वो प्रेजेंट है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुए होंगे, मगर नंबर ऑफ एटम्स अभी भी उतने ही होंगे, उसके नंबर ऑफ एटम्स अभी भी उतने ही होंगे। अगर मान लो कि मैंने और हीट सप्लाई किया, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? अब ये कन्वर्ट हो चुका है वाटर वेपर में।
यानी कि अब फिजिकल स्टेट क्या हो गई, गैस, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक हो गया। मगर पार्टिकल्स तो अभी भी उतने ही होंगे ना, एटम बाहर थोड़ी जा रहा है क्योंकि कंटेनर क्लोज है। कभी भी मास जो होता है वो फोर्सेस की वजह से होता है या एटम्स की वजह से, एटम्स की वजह से होता है। अगर एटम्स अभी भी उतने ही हैं तो इसका मतलब मास भी तो कंजर्व्ड ही रहेगा। तो हम यहाँ पर दो तरह के चेंजेस की बात करना चाह रहे थे, एक हम केमिकल चेंज की बात करना चाह रहे थे और एक हम फिजिकल चेंज की बात करना चाह रहे थे। तो ये जैसा फिजिकल चेंज की हम बात कर रहे हैं, फिजिकल चेंज मतलब सेम सब्सटेंस की अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में कन्वर्जन होना। तो यहाँ पर अपन ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रही है, फिजिकल चेंज तो चेंज हो रही है, मगर मास इज रिमेनिंग कंजर्व्ड। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, द मास बिफोर चेंज इज इक्वल टू मास आफ्टर चेंज, मास इज नॉट चेंजिंग। तो ये इसका कंक्लूजन है। इन अदर वर्ड्स, द टोटल मास इन अ केमिकल रिएक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एक एग्जांपल अपन लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लो H2 प्लस Cl2, ये क्या बना दिया, 2HCl। कभी भी अपन बोलते हैं कि यार किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखो तो बैलेंस फॉर्म में लिखो। बैलेंस फॉर्म में क्यों लिखते हैं अपन, क्योंकि बैलेंस फॉर्म में लिखोगे तभी जाके वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरा सही कर पाएगा। अगर मान लो जैसे अपन वर्ड्स में बोलते हैं कि एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर HCl बनाता है, तो मैं तो ये लिख सकता था ना कि भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट होकर HCl बनाते हैं। पर मुझे बताओ तब क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होता क्या। देखो हाइड्रोजन की वजह से कितना मास आता 2, क्लोरीन की वजह से कितना आता 71। अब वैसे तो हाइपोथेटिकली तो ये होना चाहिए कि भाई जितना रिएक्टेंट का मास, बाद में भी उतना ही मास मिलना चाहिए। मगर देखो बाद में कितना आया, 35.5 तो क्लोरीन की वजह से और हाइड्रोजन की वजह से 1, यानी कितना हो गया 36.5। तो हम तो सोच रहे थे कि भाई जितना मास रिएक्शन में पहले होना चाहिए बाद में भी उतना ही होना चाहिए। मगर जब अपन ने बैलेंस करके नहीं लिखा तो वो रिलेशन नहीं आया। मतलब गलत रिलेशन आता है अगर अपन रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिखते हैं तो। अब अगर मान लो इसी रिएक्शन को अपन बैलेंस करके लिखते तो देखते हैं क्या कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के लिए कैलकुलेट कर लेना, 71 आएगा, यानी कि रिएक्टेंट साइड में टोटल 73। अब क्रॉस चेक करते हैं कि प्रोडक्ट साइड भी 73 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 35.5 कैलकुलेट कर लेना, 73 ही आएगा। इसका मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ मास का रिलेशन है वो किस तरह के रिएक्शन के अंदर आ रहा है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर आ रहा है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछ लिया करते कि नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन किस लॉ को वायोलेट करेगा, किस लॉ को फेल करेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मास को फेल करेगा। समझ में आ गई बात। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब इसको थोड़ा सा और अपन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा और अगर अपन इलेबरेट करके हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि केस 1, अगर केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, मगर अगर आप ऐसा बोल रहे हो ना कि रिएक्टेंट इज कंप्लीटली converted, reactant is completely converted into products। यानी कि मान लो कि एक सब्सटेंस ए था, ए से बी बना, 10 ग्राम से स्टार्ट किया और फाइनली 10 ग्राम बन गया। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, भाई मास तो कंजर्व्ड रहेगा। मैं क्या बोल सकता हूं, मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन should be equal to mass of product, mass of product after reaction। मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले का जो मास है वो किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। ये हमारे पास में इसका रिलेशन आ गया। इसी तरीके से अगर मान लो कि रिलेशन कुछ इस तरीके से होता, यानी कि केस 2 में लिखने की कोशिश करता हूं अब। इफ रिएक्टेंट्स आर नॉट completely converted into products, जैसा अपन लिमिटिंग रिएजेंट में देखने को मिलता है। लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट में प्रोडक्ट तो बनता है मगर रिएक्टेंट भी कुछ ना कुछ बच जाता है। इसका मतलब रिएक्टेंट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट।
तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया ए, ये क्या बनाया बी, 10 ग्राम से स्टार्ट किया था, मगर फाइनली मान लो ये 6 ग्राम है, तो बताओ फिर बी कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए 4 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ। इनिशियल मास किसका, रिएक्टेंट का, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस किसके बराबर होना चाहिए, कितना बच रहा है, रिमेनिंग मास ऑफ रिएक्टेंट। ये रिलेशन आना चाहिए। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल से एक रिलेशन है, बेसिक सा कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है मेरे भाई विरम, अगर तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं तुझे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, पैसे तो समझता है ना, पैसे की भाषा तो समझता है ना। इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, किसके लिए कर रहा है तू, पैसे के लिए कर रहा है। इतनी पढ़ाई कर रहा है किसके लिए, डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बन के क्या कमाएगा, पैसा। ऐसा तो है नहीं कि सारा पैसा बिल्कुल डोनेट कर देगा। अच्छा पैसा कमाएगा तो अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छे से शादी होगी, है ना। तो सारी मेहनत किसके लिए कर रहा है तू, पैसे के लिए कर रहा है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बता, मैं तुझे पैसे से समझाना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं ये फील करना चाह रहा हूँ कि क्या तुझे पैसे की वैल्यू है कि नहीं, ठीक है ना। अब मुझे ये बता कि अब मान ले के पैसे से मैं समझा रहा हूँ, तेरे पास 100 रुपए हैं। अब एक तो तरीका हो गया कि तू बिल्कुल दानवीर है, तेरे दोस्त ने तुझसे उधार मांगे, है ना, कि यार भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो। एक तो हो गया तेरे जेब में 100 रुपए थे, तूने तेरे दोस्त को 100 रुपए दे दिए, तो तेरे पास कितने बचे, तेरे पास कितने बचे, जीरो। कितने पैसे बचे, सत्यम कौन था, कौन, किसका डाउट था ये, कहाँ गायब हो गया बीवी का नाम लेते ही। हाँ भाई वीरम रेस्पॉन्ड करो, कहाँ गायब हो गए। हाँ 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 वीरम, मैं ये बोल रहा हूँ तेरे जेब में 100 रुपए थे, 100 रुपए में से तूने पूरे के पूरे 100 रुपए तेरे दोस्त को दे दिए, तो तेरे पास कितना बचा, 0 रुपए बचे। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, पहली बात तो पैसे हमेशा कंजर्व्ड होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। क्या कभी तेरे साथ ऐसा होता है क्या कि रात को तो 100 रुपए रख के सोया था, मगर अगले दिन उठा तो भैया वो 100 की जगह 98 रुपीज रह गए या 50 रुपए रह गए। तेरे घर में अगर तेरे अलावा और कोई नहीं है तो पैसे तू ही तो तेरे पास रखेगा, कोई आके चोरी थोड़ी कर लेगा। तो पैसे तो कंजर्व्ड ही होंगे ना, या मान लो कोई चोरी भी करके लेके जाएगा तो पैसे भी तो उसके पास ही जाएंगे। तो मतलब मैंने पहला वाला केस लिया हुआ है कि इफ द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब जितना भी पैसा था पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया अपन ने, किसी और को दे दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना पैसा पहले था और जितना पैसा किसी दूसरे के पास चला गया वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा हुआ है। समझ में आया नहीं आया वीरम, समझ में आया, आया नहीं आया। अच्छा, ये पहला केस। अब दूसरा केस, जरूरी थोड़ी है कि तेरे दोस्त को तूने पूरे पैसे दे दिए हो। तेरे पास 100 रुपए थे, तेने सोचा कि नहीं यार इसको तो केवल पेटीज ही खानी है, भूख लग रही है, फोकट में पैसे मांगता रहता है, मुझे पता है अभी पैसे मांगते कहाँ जाएगा। तूने उसको केवल 25 रुपए दे दिए, तो तेरे पास कितने रुपए बचे, 75 रुपए बचे। कितने बचे, 75। तो मतलब अगर तू हिसाब लगाएगा ना तेरे 100 रुपए का, तो कैसे लगाएगा कि जो तेरे पहले वाले 100 रुपए है ना, वो 100 रुपए कैसे आ गए, ये पहले वाले जो 100 रुपए है ना, ये कैसे आ गए, 25 रुपए जो तूने तेरे दोस्त को दे दिए मतलब प्रोडक्ट, और 75 रुपए जो तेरे पास बचे हुए हैं, यानी कि रिमेनिंग मास ऑफ रिएक्टेंट जो कि तू था। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या मेरे भाई वीरम, आ गया। पैसे से फटाफट समझ में आ गया, बीवी से फटाफट समझ में आ गया तुझे, है। आगे बढ़े हैं। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना।
क्यों एप्लीकेबल नहीं होता उसके ऊपर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वो अपने पार्ट का नहीं है, वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दिस लॉ इज नॉट नॉट एप्लीकेबल इन विच तरह की, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो यहाँ पर दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास में रिलेशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन देता हूं मैं अब इसके ऊपर बेस्ड। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी, ये क्या बनाया, सी प्लस डी, कैलकुलेट द मास ऑफ ए that will react with 5.85 gram of B in order to produce 14.35 gram of C and 8.5 gram of D. सॉल्व करो। बेटा शिखर, योर मैथ्स वेरी वीक। Samaksh, your maths also very weak. The mass of A should come out to be 17 gram. This should be the answer.
इजी सा था। अगला सवाल। What mass of NaCl would be decomposed by 98 gram of H2SO4 if 120 gram of NaHSO4 and 27.5 gram of HCl are produced? सॉल्व करो। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर रिएक्शन क्या होगी। मुझे बताओ क्या रिएक्शन की जरूरत भी है क्या? चलो देखते हैं। आपको सिर्फ इतना सा फील लेना है कि भाई रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। हमें ये फील आ रहा था कि NaCl जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो मतलब मुझे लिखना चाहिए कि मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ H2SO4 किसके बराबर होना चाहिए? मास ऑफ NaHSO4 प्लस मास ऑफ HCl। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ ही जाएगा। NaCl का मास पूछा है, तो मास ऑफ NaCl प्लस mass of H2SO4 which is 98, it is equal to NaHSO4 120 और HCl 27.5। कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, इतना सा दिमाग लगाया कि कौन रिएक्टेंट होगा और कौन प्रोडक्ट होगा, बाकी पूरा इजी। तो मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 49.5 ग्राम। ये है आंसर। दिव्यांश पूछ रहे सर NaHSO4 क्या होता है? बेटा इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नए लॉ की तरफ मूव करते हैं। जो दूसरा लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या इसको अपन बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, या फिर इसी को और बोल सकते हैं और कांस्टेंट कंपोजिशन।
तो जब भी एनसीईआरटी या कुछ और आप पढ़ोगे तो इन नाम में से कुछ भी आपको मिल सकता है, कांस्टेंट प्रपोर्शन, डेफिनेट प्रपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन, ये अपने पास में इसका नाम है। बहुत सिंपल सिंपल लॉ है सारे के सारे, ठीक है ना। ये लॉ क्या बोलता है, पहली बात तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, नाम से समझ में आ रहा है कुछ चीज कांस्टेंट होने वाली है इसके अंदर। पहली बात तो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंपाउंड, सिर्फ एक कंपाउंड के बारे में बात करनी है अपने को इस लॉ के अंदर। क्या बोलता है ये लॉ, ये लॉ ये बताता है कि आप किसी भी कंपाउंड की बात करो, मान लो कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी या मान लो कि आप वाटर की बात करी, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के मास के रेशियो हमेशा फिक्स होंगे। मतलब वाटर चाहे आप इंडिया में पियो, वाटर चाहे आप अमेरिका में पियो, वाटर चाहे आप अफ्रीका में जाके पियो, फॉर्मूला अगर पूछोगे तो वाटर का फॉर्मूला H2O बताया जाएगा। H2O मतलब हाइड्रोजन 2 1 ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन की वजह से 2, ऑक्सीजन की वजह से 16, यानी कि रेशियो 1:8। इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाओ, चाहे आप कहीं से ऑब्टेन कर लो, प्योर वाटर की बात करोगे तो आपके पास जो मास का रेशियो होगा हमेशा वो फिक्स होगा, विच इज 1:8, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। इसी तरीके से मान लो एग्जांपल के लिए मैंने CO2 लिखा, तो CO2 आप कैसे भी ऑब्टेन करो, चाहे C+O2 लिखो CO2 बनाओ, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कर दो कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कहीं से भी ऑब्टेन करो कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बोलते ही अपने माइंड में फील आना चाहिए, एक कार्बन मतलब 12 और 2 ऑक्सीजन मतलब 32, यानी कि 3:8। तो मतलब नाम वापस से पढ़ो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब क्या, प्रपोर्शन, कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर उसका जो प्रपोर्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, ये कहना चाहता है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड के ऊपर बेस्ड है, कोई केमिकल रिएक्शन कहीं कुछ फालतू बात नहीं करते अपन इसमें, ठीक है। इस लॉ में मगर पता है एक दिक्कत आ गई थी बात, जब ये लॉ डिस्कवर हुआ था ना, ये लॉ जब इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो इस लॉ के इंट्रोड्यूस करते टाइम पर आइसोटोप्स डिस्कवर ही नहीं हुए। आइसोटोप आपको पता होगा, थोड़ा बेसिक बेसिक सा फील आपको पता ही होगा। आइसोटोप क्या होता है, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला 6C12, एक मैंने लिख दिया 6C13, तो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोप। मुझे बताओ जैसे ही मैंने 6C12 से 6C13 लिखा, तो बताओ क्या एलिमेंट चेंज हो गया क्या, एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, एलिमेंट तो अभी भी सेम। अब मुझे मान लो कि मैंने लिखना था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे बताओ जब अपन CO2 लिख रहे थे तो 6C12 लिख रहे थे, अगर 6C12 की जगह मैं 6C13 लिखूं और फिर O2 लिखूं, तो मुझे बताओ क्या अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलूंगा या कुछ और नाम हो जाएगा, अभी भी कार्बन ही तो है, 2 ऑक्सीजन ही तो है, तो मतलब कंपाउंड तो अभी भी सेम है, नाम तो अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है। मैं अचानक से आइसोटोप क्यों स्टार्ट कर दिया, वापस से समझो। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बार बार ठोक के एक बात कहता था कि भाई कोई भी कंपाउंड होगा तो उसके मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। मगर मुझे बताओ कुछ सालों बाद में क्या हुआ, जैसे आइसोटोप डिस्कवर हुए ना, तो किसी एक साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि यार आइसोटोप मैंने पढ़ लिए, हाँ भाई ये आइसोटोप किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, ये आइसोटोप होते हैं, और इसके पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी आ चुका है। तो किसी एक साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया यार इसका मतलब तो इसका लॉ फेल हो रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोलता है कि एक कंपाउंड में एक ही रेशियो होना चाहिए, मगर अगर अपन मान लो कि इस आइसोटोप को इंट्रोड्यूस करते हैं और अगर मान लो कि CO2 अगर अपन विद द हेल्प ऑफ 6C13 लिखें, तो यहां पर तो इसका रेशियो हो जाना चाहिए 13:32। तो जैसे ही इस लॉ को अपन अगर आइसोटोप के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो एक ही कंपाउंड के तो दो दो प्रपोर्शन मिल गए अपने को, मिले कि नहीं मिले, इसका मतलब इस लॉ का तो स्टेटमेंट फेल हो गया। तो मतलब ये जो लॉ है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स। जब ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था तब आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे, है ना। अदरवाइज अगर इस लॉ को अगर अपन आइसोटोप के साथ इंक्लूड करें तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स। बहुत सीधी सिंपल भाषा में वापस से मैं बोल रहा हूं हिंदी में, सुन लेना मेरी बात ध्यान से। अर्णव पूनिया, सुन ले मेरे भाई, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इतनी सी बात कहता है कि एक कंपाउंड में एक ही रेशियो मिलेगा, उसके अलावा दूसरा रेशियो नहीं मिलेगा। मगर अगर अपन इसी लॉ को आइसोटोप के साथ रिलेट करें,
इसी लॉ को अगर आइसोटोप के साथ रिलेट करें तो जो कार्बन, मान लो कि मैंने C12 लिखा, अगर C13 अगर मैं ले रहा हूं तो देखो बताओ क्या अलग अलग रेशियो मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो मतलब ये लॉ बोलता था कि भाई एक ही रेशियो होना चाहिए, मगर देख लो एक ही कंपाउंड के लिए दो रेशियो मिल, मगर कब मिल रहे हैं? इसका लॉ फेल हो गया। मगर कब फेल हुआ? जब अपन किसकी बात करना स्टार्ट कर दिए? आइसोटोप की। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है? इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स। या सीधे पॉइंट की बात, इसमें इतनी सारी लाइनों को अगर अपन ना देखें तो सीधी पॉइंट की बात अपन ये लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल in case of isotopes, not applicable in case of isotopes। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको भी ध्यान से समझ लो। अमोघ शुक्ला, बेटा आप मुझसे अलग से पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा मैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जिसको दिया था साइंटिस्ट डाल्टन ने। ठीक है, ये जो लॉ है ये भी कंपाउंड के ऊपर ही बेस्ड है। पहली बात तो एक काम करो आप, दो लॉ हैं, दो अपन ने पढ़े, इन दोनों लॉ को एक बार अपन समझ लेते हैं। पहले इस लॉ का स्टेटमेंट आप पढ़ो, फिर अपन अगले लॉ का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तीसरा लॉ स्टार्ट करने के पहले पहले इसको अच्छे से समझ लो दोनों। हरिओम बेटा बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़े, अब ये लॉ पढ़ो एक बार, समझ में आया कि नहीं आया? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं भाई, वो फ्यूजन फ्यूजन, उसके अंदर डिकम्पोजिशन हो जाता है, एक ही एटम टूट जाता है, मतलब न्यूक्लियस का डिके होता है उसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। आपको उसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है क्या नहीं होती है। आपने नाम सुने होंगे ना, फ्यूजन फिजन। इवन 11th और 12th के अंदर भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कई न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं पढ़नी होगी। हाँ भाई चंद्र प्रकाश। नहीं भाई रणविजय। दोबारा समझा रहा हूं मैं इसी लॉ को वापस से। दोबारा समझा रहा हूं। कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन या कांस्टेंट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब रेशियो, कांस्टेंट मतलब फिक्स रेशियो। नाम से ही समझ में आ गया था पूरा टॉपिक। तो किसके फिक्स रेशियो की बात करता है? कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के फिक्स रेशियो की बात करता है। क्या बोलता है ये? कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स के जो मास के रेशियो होंगे फिक्स होंगे।
मैंने H2O का एग्जांपल लिया था और CO2 का एग्जांपल लिया था। H2O के अंदर अगर मास का रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 1:8 आ रहा है, और CO2 में कैलकुलेट करोगे तो 3:8 आ रहा है। तो ये लॉ ऐसा बोलता है कि जैसे पानी की अगर बात करोगे तो पानी कहीं से भी लेके आओ, आपके गांव से लेके आओ कि किसी दूसरे के गांव से लेके आओ, पानी का फॉर्मूला हमेशा H2O ही होगा। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर H2O होगा तो मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, विच इज 1:8। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की भी वही बात है, कोई दूसरा एलिमेंट या दूसरा कंपाउंड होगा तो उसके लिए भी वही बात है। तो बात आती है सर फिर फेल कब हो गया ये फेल तब हो गया कि अगर मान लो अचानक से हम आइसोटोप की बात करें, तो आइसोटोप मान लो कि मैं 6C12 ना लेके 6C13 भी तो ले सकता था। अगर 6C13 में ले रहा हूं तो देखो 13:32 आ गया। तो मुझे बताओ क्या एक ही रेशियो मिला या फिर एक से ज्यादा रेशियो मिल गए फॉर द सेम कंपाउंड? एक ही कंपाउंड के अलग अलग रेशियो मिलना स्टार्ट हो गए, तो ये तो फेल हो गया लॉ, इसकी तो बात ही गलत हो गई। तो मतलब इसकी बात तब गलत हो रही है अगर आप किसकी बात करना स्टार्ट कर रहे हो, आइसोटोप की। तो इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि इस लॉ को अपन आइसोटोप से रिलेट नहीं करते, या फिर दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, अब अपन इसकी बात करते हैं। मल्टीपल प्रपोर्शंस, इसको अच्छे से समझ लो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बोलता है, ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा या कंसंट्रेट होकर सुनने की जरूरत है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये बोलता है, पहली बात तो मल्टीपल प्रपोर्शन वाला जो लॉ है केवल दो एलिमेंट को रिलेट करके बोलता है। तो चलो मैंने एग्जांपल के लिए दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट लिया मैंने हाइड्रोजन और एक एलिमेंट मैंने लिया ऑक्सीजन। अब ये लॉ क्या बोलता है, एक एक करके मैं इसके लॉ की लाइनें पहले से बोल देता हूं, फिर आपस से रीड करेंगे। ये लॉ बोलता है कि अगर दो एलिमेंट से मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर आप बना रहे, तो चलो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना देते हैं। मैंने एक बनाया H2O और एक बनाया H2O2। चलो इनके मास भी लिख लेते हैं, 2:16, 2:32। तो इतना सिंपल सा लॉ है ये कि अगर दो एलिमेंट से मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर आप बना रहे हो, तो अगर किसी एक का मास फिक्स होगा ना, तो फिर दूसरे वाले के मास आपस में सिंपल रेशियो में होंगे। अगर किसी एक का मास फिक्स कर दोगे ना, तो किसी दूसरे एलिमेंट का मास आपस में सिंपल रेशियो में होंगे। फिक्स करने का मतलब अगर किसी एक का मास, किसी एक एलिमेंट के मास अगर दोनों में सेम सेम कर दिए ना, तो फिर दूसरे वाले के अपने आप चेंज होने पड़े। तो देख लो, हाइड्रोजन का फिक्स कर दिया तो फिर ऑक्सीजन का रेशियो सिंपल रेशियो में आ गया। एक और एग्जांपल देख लो, हमने कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके हमने CO बनाया और CO2 बनाया। वापस से सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या बोलता है ये लो, कि अगर दो एलिमेंट से मिलके, चलो दो एलिमेंट, अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, चलो मैंने दो कंपाउंड बना दिए, तो उसमें अगर किसी एक का मास अगर फिक्स कर दिया, जैसे कार्बन का फिक्स है, तो फिर दूसरे वाले का आपस में अपने आप सिंपल रेशियो में होगा। यानी कि 16:32, देख लो 1:2 आया कि नहीं आया। सिंपल रेशियो का मतलब है होल नंबर, 1:2, 2:3, इतनी सिंपल सी बात। और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, दो एलिमेंट लेने, मैंने ले लिए मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर दो एलिमेंट से मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं, चलो मैंने बना दिया N2O, 2NO, N2O3, N2O4, N2O5। क्या बोलता है ये लो, कि अगर दो एलिमेंट से मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, तो अगर उनमें अगर किसी एक का मास अगर सेम है, तो फिर दूसरे वाले का अपने आप चेंज होना पड़ेगा। तो चलो नाइट्रोजन कितना है, 28 है यहाँ पर, तो पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ मास लिख रहा हूँ। अगले वाले के अंदर है 28:32, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो 32 लिख दिया। 28:48, 28:64, 28:50। अब मुझे बताओ, इस एग्जाम्पल में अपन ने किसका मास फिक्स किया? किसका मास फिक्स किया अपन ने? नाइट्रोजन का। तो फिर किसका रेशियो चेक करेंगे अपन? किसका रेशियो चेक करेंगे अपन? ऑक्सीजन का। तो देखो ऑक्सीजन मतलब कितना हो जाएगा, 16:32:48:64:80। यानी रेशियो कैलकुलेट कर लेना, 1:2:3:4:5। तो बस इतना सिंपल सा लॉ है। ठीक है। अब मुझे बताओ,
अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या ये लॉ SO2 और CO2 के ऊपर एप्लीकेबल है क्या? मैंने पूछा आपसे कि बताओ क्या ये लॉ SO2 और CO2 के ऊपर एप्लीकेबल है क्या? भाई आपको अगर लॉ चेक करना है तो दो कंपाउंड तो देखने पड़ेंगे ना। बताओ एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। मतलब मुझे बताओ कि भाई क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये तब एप्लीकेबल होता अगर मैं SO2 और SO3 लेता। अगर मैं SO2 और SO3 लेता तब तो दो एलिमेंट से मिलकर अलग अलग कंपाउंड बनाते। मगर यहाँ पर तो दो एलिमेंट से मिलकर अलग अलग कंपाउंड तो अलग अलग है मगर एलिमेंट दो थोड़ी है। दो एलिमेंट से उन्हीं की प्रजाति बननी चाहिए तब जाके आप कंपेयर कर पाते। अगर मान लो मैं लिखता CO और CO2 तब मैं कंपेयर कर सकता था कि हाँ भाई ये सही है रिलेशन। मगर अगर मैं लिख रहा हूँ कि SO2 और CO2 मतलब ये तो रिलेशन ही अलग हो गया। तो मतलब सीधी सिंपल सी बात है कि दो एलिमेंट होने चाहिए और उनसे अलग अलग कंपाउंड बनने चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये एक एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा है। द लॉ ऑफ मल्टीपल proportions इज illustrated बाय द पेयर ऑफ कंपाउंड्स। किस पेयर ऑफ कंपाउंड से? चलो स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, अपन स्टेटमेंट को नहीं देख पाए थे। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स then the masses of one element which combined with fixed mass of other bear a simple ratio to one another। आपको इन स्टेटमेंट में भी ज्यादा परेशान नहीं होना। आपको तो सीधे सिंपल सी फील आनी चाहिए कि हाँ भाई ये लॉ बोलता क्या है। तो जैसा इसका नाम था मल्टीपल प्रपोर्शन, तो मल्टीपल प्रपोर्शन मतलब एक से ज्यादा प्रपोर्शन अपने पास में आ रहे। क्वेश्चन देखते हैं अपन। मल्टीपल प्रपोर्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा ये पूछा है। पहले वाले के अंदर है NaCl और NaBr। दूसरे वाले में है H2O और हैवी वाटर मतलब D2O। तीसरे वाले में है SO2 और SO3। और चौथे वाले के अंदर है MgOH होल ट्वाइस और MgO। क्या होना चाहिए आंसर? थर्ड। दो एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड। फर्स्ट वाले में देखो दो एलिमेंट नहीं है, तीन एलिमेंट हो गए। फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता। सेकंड वाले में क्या है? एलिमेंट तो अभी भी दो ही है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ 1H1, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या होते हैं? 1H1, 1H2 और 1H3। इसको तो अपन प्रोटियम बोलते हैं। या तो हाइड्रोजन आप बोलते ही हो, इसके अलावा और क्या बोलते हैं अपन? प्रोटियम। इसको अपन बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको अपन बोलते हैं ट्राइटियम। जो ड्यूटेरियम होता है इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार, और जो ट्राइटियम होता है उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपन ने D2O लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन ही था मगर कौन सा वाला था? 1H2 वाला। तो देखो एलिमेंट तो अभी भी सेम है, दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, मगर कंपाउंड अलग अलग नहीं है। कंपाउंड सेम ही है। कंपाउंड अलग अलग तब होते हैं जब इसमें नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो चेंज होता है। ठीक है ना? तो तीसरा वाला करेक्ट हो गया। चौथे वाले में तो कोई डाउट है ही नहीं। समझ में आया? ये एग्जाम्पल विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। दो एलिमेंट, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला, दो एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड, ऐसे समझ में आ रहा है फर्स्ट। समझ में आ गया? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन और आज के लिए बहुत है इतना।